नमस्कार। रुको रुको। अबे ना एक मिटावल की जरूरत बने में छोटा छोटा कर दिया ना। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चोल शासक राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। और राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था, जिसने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र प्रथम भी अपने पिता के समान योग्य शासक था और उसकी उपलब्धियों की जानकारी हमें तिरुवाल गाडू और करदाई के जो अभिलेख है उनसे मिलती है। उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो उसने सबसे पहले पश्चिम में जो चालुक्य और पांड्य शासक थे और चेर, इन शासकों को पराजित किया। और उसके बाद उसने 1017 में श्रीलंका के जो शासक थे महेंद्र पंचम, उसके विरुद्ध अपना सैन्य अभियान किया और इस तरह उसने सिंहल राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य शासकों को, पांड्य शासक, चेर शासक और सिंहल द्वीप के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसके लिए उसने राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए हस्ती सेना का इस्तेमाल किया। और राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों में उसकी सेनाओं ने उत्तरी भारत में बंगाल के गांगी क्षेत्र तक विजय का अभियान किया। कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुकार मांडव को पराजित किया और पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी जो है चोल सेनाओं ने पराजित किया। तो इस प्रकार ये जो अपने पूर्वी बंगाल और उसके आसपास का जो गंगा घाटी अभियान था, उसमें राजेंद्र प्रथम ने सफलता प्राप्त की। और इस अभियान में सफलता प्राप्त करने पर राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और इस विजय को यादगार बनाने के लिए उसने कावेरी नदी के तट पर गंगेकोंड चोलपुरम नामक अपनी नई राजधानी का निर्माण करवाया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने ये उपाधि क्यों धारण की? उसने गंगा घाटी अभियान में सफलता प्राप्त की थी और इस विजय को यादगार बनाने के लिए उसने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण भी उसने करवाया। और इसके साथ साथ उसने मंदिर तालाब भी निर्मित करवाए। सिंचाई के लिए उसने चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया। ये भी ध्यान में रखना है आपको, चोल गंगम नामक जो तालाब है वो किस चोल शासक ने बनवाया? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। ये जो श्री विजय का जो क्षेत्र है, जिस तरह ये जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के क्षेत्र है ना, वही बंगाल की खाड़ी को पार करके दक्षिणी पूर्वी एशिया के ये क्षेत्र है। और इन सभी क्षेत्रों में हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति फैली हुई थी, यानी ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र है, जावा, सुमात्रा, मलया, ये श्री विजय आदि। तो इस प्रकार इन प्रमुख क्षेत्रों पर भी जो है राजेंद्र प्रथम ने विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से दक्षिणी प्रदेश छीने और चेरों की सत्ता भी समाप्त की और उसकी नौसेना ने सिंहल द्वीप को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी को पार किया और उसके बाद सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर भी विजय प्राप्त करके और इस तरह उसने विस्तृत चोल साम्राज्य की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की। तो इस प्रकार राजेंद्र प्रथम एक महान और एक पराक्रमी शासक था। राजेंद्र प्रथम कला, साहित्य और शिक्षा का संरक्षक था। कला का संरक्षक था, उसने तालाब का निर्माण करवाया, राजधानी का निर्माण करवाया। शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था, इसके लिए उसने एक वैदिक महाविद्यालय की भी स्थापना करवाई और उसने चीन से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। चीन भी हमारी प्राचीन संस्कृति का ही एक प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रकार राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल में कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। उसके बाद है राजाधिराज प्रथम, जो 1044
ईस्वी में शासक बना और उसने 1044 से 1052 तक अपना शासन किया। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था राजाधिराज प्रथम, वो 1044 में चोल राजवंश का शासक बनता है और उसने तत्कालीन चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अपना अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने राजाधिराज ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। ये भी एक प्रश्न आप लिख लोगे। विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? राजाधिराज प्रथम ने। वो भी किस विजय के उपलक्ष्य में? उन्होंने चालुक्य नरेश को पराजित किया और उसकी राजधानी कल्याणी पर जो है विजय प्राप्त की। उसके पश्चात 1052 में कोपम के युद्ध में लड़ते हुए राजाधिराज की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो जाती है और उसके बाद उसका जो छोटा भाई रहता है राजेंद्र द्वितीय, वो 1052 में शासक बनता है। उसका शासनकाल यहाँ 1012 दे रखा है, आपको यहाँ 1052 लिखना है, 1052 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार राजेंद्र द्वितीय जो था वो राजाधिराज का छोटा भाई था और वो 1052 में शासक बना और 1064 तक उसने अपना शासन संभाला। उसके पश्चात वीर राजेंद्र शासक बनता है जिसका शासनकाल 1064 से लेकर 1070 ईस्वी तक का रहता है, जिसने पश्चिम के चालुक्यों को कुंडल संगम के मैदान में पराजित कर और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखना है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना किस चोल शासक ने की? वीर राजेंद्र ने की थी। फिर 1070 में वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र शासक बनता है, लेकिन राज्य में हुए जन विद्रोह में उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में वीर राजेंद्र के बाद में जो है अधिराजेंद्र शासक बनता है और अधिराजेंद्र की हत्या हो जाती है। तब राजेंद्र द्वितीय जो है शासक बनता है और राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से शासक बनता है। राजेंद्र द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल लेखों में कुलोत्तुंग को सुगमत वृत्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। करों को हटाने वाला शासक किसे कहा गया? कुलोत्तुंग को। इस वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय, जिसने 1250 से लेकर 1279 तक शासन किया। तो इस प्रकार लगभग 1279 ईस्वी तक पांड्यों ने चोल राज्य पर अधिकार कर और इसे समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार चोल वंश का शासनकाल जो था वो 250 ईस्वी यानी तीसरी शताब्दी से शुरू होता है और लगभग 12वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासनकाल रहता है। इसके बाद हम चोल वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएं उसके बारे में आप ध्यान रखोगे कि किस किस शासक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, किसने किसने कौन कौन सी नई राजधानी बनाई। ठीक है, तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इसमें ध्यान में रखोगे। इसके बाद है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने पहले ही बता दी थी कि जो चोल प्रशासन की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो था स्थानीय स्वशासन, यानी चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अब चोल प्रशासन की जानकारी हमें अभिलेख, तत्कालीन साहित्य और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। उसकी विशिष्ट राजनीतिक सांस्कृतिक विशेषता थी और उसके केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ ग्रामीण और स्थानीय स्वायत्तता का अद्भुत संतुलन था। स्थानीय स्वशासन की विशेषता बताई गई है। अब सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन से पहले हम केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन पढ़ेंगे, उसके बाद स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में पढ़ेंगे। चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। इसकी जानकारी हमने चोल शासकों के बारे में पढ़ा तो पता चल गया कि किस शासक, प्रत्येक शासक के बाद उसका पुत्री शासक बना, तो शासन व्यवस्था तो
राजतंत्रात्मक और वंशानुगति थी, क्योंकि राजा के बाद उसका पुत्र ही शासक बन रहा था। राजा प्रशासन का प्रधान था और उसकी सहायता के लिए अधिकारीगण थे। राजा के निजी सहायकों को उदम कुटुम कहा जाता है और उच्च स्तरीय जो अधिकारी होते थे उसे पेरुंदम और निम्न स्तरीय जो अधिकारी थे उसे सिरुतरम कहा जाता था। ओले नायकम जो था वो प्रधान सचिव होता था। ये ध्यान रखना है अब आपको कि पेरुंदम और सिरुतरम जो है चोल प्रशासन में किसे कहा जाता था, तो उच्च स्तर के जो अधिकारी थे वो पेरुंदनम कहलाते थे और निम्न स्तर के जो अधिकारी होते थे वो सिरुतरम कहलाते थे। और जो मंत्री परिषद में जो प्रधान सचिव होता था उसे ओले नायकम कहते थे। इसके बाद है चोल प्रशासन का सैन्य संगठन, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था में ही हम सबसे पहले की भी हमने राजा के बारे में पढ़ा कि पूरी प्रशासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, शासक ही होता था और उसकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के जो अधिकारीगण होते थे उसमें उच्च स्तरीय को और निम्न स्तरीय को क्या कहा जाता था और प्रधान सचिव था उसे ओल्के नायकम कहा जाता था। इसके बाद हम केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ही सैन्य संगठन पढ़ते हैं, क्योंकि चोल शासन प्रशासन में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था और उसी सेना के महत्वपूर्ण स्थान के कारण उसने इतना विस्तृत जो है चोल शासकों ने चोल साम्राज्य को विस्तृत कर पाए। तो सबसे पहले चोल नरेशों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विजय की दृष्टि से एक विशाल सेना का गठन किया, जिसके पदाति अश्वारोही गजारोही 3 अंग थे, यानी सेना के 3 अंग, पदाति यानी पैदल सेना, अश्वारोही घुड़ सेना, गजारोही और यानी हाथी सेना। चोलों की स्थायी सेना में पैदल, गजारोही और अश्वारोही आदि 3 प्रकार के सैनिक शामिल होते थे। कुंजीर मलर गजारोही दल के प्रमुख को और कुदेर चच्चे वगर अश्वारोही दल के प्रमुख को और बिलीगढ़ धनुर्धारी दल के प्रमुख को और सेंगुंदर भाला प्रहार में जो निपुण सैनिक होते थे उनको कहा जाता था। वेलककोर राजा के अति विश्वसनीय जो अंगरक्षक होते थे उसको वेलककोर कहा जाता था। तो इसमें ये जो नाम आ रखे हैं आप ये ध्यान में रखोगे। कुंजीर मल्लर गजारोही दल का जो प्रमुख है और कुदीर चच्चे वेगर अश्वारोही दल का प्रमुख है। तो इस तरह ये नाम आप एक साइड में इनके नाम लिख दोगे, एक साइड में ये सेना के जो प्रमुख दल है अश्वारोही गजारोही उनका लिख दोगे और आप याद रखोगे इसको। सेना गुल्मों व छावनियों में रहती थी, यानी सेना के रहने का जो स्थान है उसे छावनियाँ या गुल्मों कहा जाता था। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक और सेना अध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई थी। चोल शासक अपने जहाज़ों को व्यापारिक और सैनिक दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त करते थे। जहाज़ों में यानी व्यापार में भी जो समुद्री मार्ग का इस्तेमाल होता था, तो जहाज़ से व्यापारिक यानी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए जहाज़ों में सामान भरा जाता था और इसके अलावा सैनिक भी जो है जहाज़ों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे। चोल नरेश राजराज प्रथम ने नौसेना द्वारा उत्तरी श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप को विजित करके साम्राज्य का विस्तार किया और राजेंद्र प्रथम की नौसेना ने अपनी विजय वैजयंती गांगे क्षेत्र, सियल द्वीप, बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को भी पार कर जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर फहरा दी। तो इस प्रकार उसी नौसेना का ही ये प्रमाण है कि उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप तक जो है चोल साम्राज्य का विस्तार चोल शासकों ने किया। और इस समय बंगाल की खाड़ी जो है एक चोल झील बन गई थी और महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम जो है प्रमुख चोल बंदरगाह थे। ये एक और प्रश्न आपको ध्यान में रखना है।
चोल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखो। महाबलीपुरम और कावेरी पट्टनम। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में आपने प्रमुख सेना के संगठन की भी सेना के कितने अंग थे और किस दल के प्रमुख को जो है किस नाम से जाना जाता था, और चोल वंश के प्रमुख जो है चोल प्रशासन के प्रमुख जो बंदरगाह थे उनके बारे में भी जानकारी इस पैराग्राफ से प्राप्त की। इसके बाद है न्याय व्यवस्था कैसी थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख है, यानी राजा अंतिम न्यायाधीश होता था। जहाँ पर राजा धर्मासन भट्ट जो स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान होता था उसकी सहायता से न्याय करता था। न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया था। ग्राम न्यायालय और जातीय पंचायत का भी विधान था। छोटे विवादों पर स्थानीय निगम निर्णय देते थे, क्योंकि जो शासन व्यवस्था थी ना वो केंद्रीय, प्रांतीय और फिर स्थानीय स्तर पर थी। तो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण शासन व्यवस्था थी वहाँ ग्रामीण न्यायालय होते थे और इसके साथ साथ जातीय पंचायत का भी प्रावधान था। और चोल शासन में दंड की व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान के दंड का भी विधान था। प्राय आर्थिक दंड काशु यानी सोने के सिक्के के रूप में देना पड़ता था। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, काशु शब्द वो किसके लिए आया, सोने के सिक्के के लिए। अब है राज्य की आय के प्रमुख स्रोत। राज्य की आय का जो मुख्य साधन था वो भू राजस्व था। भू राजस्व का जो निर्धारण है वो पूर्व में भूमि का पहले सर्वेक्षण, वर्गीकरण और नापजोख करवाया जाता था। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के पैर की माप ही भूमि की लंबाई और मापन की इकाई बनी हुई थी। भूमि कर भूमि की उर्वरक और वार्षिक फसल चक्र देखने के बाद ही निर्धारित किया जाता था। इसीलिए भू राजस्व निर्धारित करने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाता था, यानी भूमि उपजाऊ है उसके अनुसार ही जो है राजस्व का निर्धारण होता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हिस्सा था। चोल अभिलेखों में भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर भी प्रचलन में थे, जैसे है आयम यानी राजस्व कर, मैनी इरे यानी गृह कर, कड्डे इरे व्यापारिक और प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, मगने में व्यवसायिक कर और आजीविक काशु यानी आजीविका पर लगने वाला कर। और इसके अलावा राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी वरिष्ठ तक कहा जाता था। व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात और सिंचाई पर भी जो है कर लगाए जाते थे। ये भी आय के अन्य साधन थे। तो इस प्रकार राजस्व और प्रशासनिक और जनहित उपयोगी कार्यों जो राजस्व था, यानी जो राज्य की आय के विभिन्न स्रोत हमने पढ़े, और राज्य को जो आय होती थी वो प्रशासनिक कार्य और जनता के जनहितकारी कार्यों में जो है उसका व्यय किया जाता था, उसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद है प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम कहा जाता है। इसके प्रशासक को मंडल मुंडाली कहते थे। मंडल मुंडाली सामान्यतः राज परिवार के सदस्य ही होते थे। जैसे हमने मौर्य शासन में, गुप्त शासन में भी पढ़ा था कि साम्राज्य जो थे वो प्रांतों में विभक्त थे और प्रांतों का जो लगभग शासक होता था वो राजा का पुत्र राजकुमारी होता था। तो वैसे ही चोल प्रशासन में भी है कि साम्राज्य जो था वो विभिन्न प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों को जो है दक्षिण में मंडलम कहा जाता था, दक्षिणी भारत में। तो इस प्रकार, और उसका जो प्रमुख होता था वो राज परिवार का सदस्य ही होता था और जिसकी नियुक्ति राजा ही करता था। प्रांतों के अपने अधिकारी, सेना और न्यायालय होते थे। प्रांतों को फिर जो है वलनाडु और नाडु यानी कोट्टम
जैसे प्रांतों का विभाजन भुक्ति और फिर विषय में होता था, तो ऐसे ही यहाँ प्रांतों का जो विभाजन है वो वलनाडु और नाडु में किया गया, और उसके बाद कुरुम यानी ग्राम समूह और ग्राम होते थे। तो ये था प्रांतों का विभाजन। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण और नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता की व्यवस्था, जो प्रतिनिधि संस्थाएं उर सभा, महासभा और नगरम के द्वारा संचालित होता था। यानी चोल प्रशासन में जो स्थानीय स्वायत्तता थी, स्थानीय स्तर पर यानी नगर और ग्रामीण स्तर पर जो शासन व्यवस्था थी, उन्हें जो है अपनी स्वयं की जो है स्वायत्तता प्राप्त थी। जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी ना, उर सभा, नगरम, महासभा, इनके द्वारा इनका शासन संचालित होता था। इनके सदस्यों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यता अनिवार्य थी। ये निर्वाचित सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यानी जो स्थानीय स्वशासन की जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी, जो उर, महासभा, सभा, नगरम, इनके जो सदस्य होते थे, निर्वाचित सदस्य, उन्हें पेरुमक्कल कहा जाता था। ये सदस्य समितियां, जिन्हें वायरम कहा जाता था, यानी ये जो समितियां होती थी उन्हें वायरम, और इनके जो सदस्य होते थे उन्हें पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है। ये समितियां जो थी सिंचाई व्यवस्था, भूमि वितरण, लगान, करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय आदि प्रशासनिक कार्य जो है करती थी। और उर सामान्य व्यस्तक पुरुष करदाताओं की सभा थी, और जबकि सभा और महासभा में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य होते थे। ये जो हमने अभी आपको बताया ना कि भी उर, सभा, महासभा, नगरम, ये प्रतिनिधि संस्थाएं थी, तो उसमें जो उर थी उसमें सिर्फ व्यस्तक पुरुष जो कर देते थे उनकी सभा थी ये, और सभा और महासभा थी उसमें सिर्फ ब्राह्मण सदस्य थे, और इनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर थी। स्थानीय जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें केंद्र का हस्तक्षेप न के बराबर था, यानी बिल्कुल नहीं था, लगभग। वस्तुतः ग्राम लघु गणतंत्र ही थे। इस प्रकार चोल प्रशासन सुसंगठित और कार्यकुशल शासन व्यवस्था थी। तो इस प्रकार आज हमने चोल प्रशासन की जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम चोलकालीन जो कला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कला और साहित्य के बारे में।